जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम रेलवे, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो या टेक्नीशियन या एलपी का एग्जाम हो, उन सब के लिए जो साइंस का डर है उसको ख़त्म करने के लिए साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। तो डेली हमारी 2 क्लासेस होती हैं। तो आइए उसी क्लास में आज की हमारी पहली क्लास, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, रसोई के जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होती है? किसमें? बर्तनों के नॉन स्टिक कोटिंग में। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन दे रखे हैं बेकेलाइट, टेफ्लॉन, फिनाल और पॉलीथीन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसके परिपेक्ष में अगर हम बात करें मित्र, तो रसोई घर के बर्तन जो होते हैं नॉन स्टिक कोटिंग वाले जो बर्तन होते हैं उनमें टेफ्लॉन की प्लास्टिक प्रयोग की जाती है। कौन सी? टेफ्लॉन, यानी हमारा विकल्प बी सही होगा। अगर वहीं बात करते हैं मित्र, भौतिक गुणों के आधार पर प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे किस आधार पर? तो भौतिक गुणों के आधार पर। पहला जो होता है थर्मोप्लास्टिक, कौन सा है? पहला जो है मित्र, आप बताएंगे कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। अगर इस थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम बात करें मित्र, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? इनमें जो गुण पाए जाते हैं इनको बार बार गर्म करेंगे, बार बार क्या करेंगे? बार बार गर्म करके इनको नए आकार में ढाला जा सकता है। जैसे पॉलीथीन हो गया, जैसे हमारी जो पन्नियाँ होती हैं, पन्नियाँ जब यूज खत्म हो जाता है उसको गलाकर गर्म करके दोबारा सुना लेते हैं। पीवीसी, जितनी पीवीसी प्लास्टिक होती हैं वो सब इसमें आती हैं। तो टेफ्लॉन भी इसी में आ जाता है मित्र, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के पश्चात पुनः अन्य रूप में ढाले नहीं जा सकते, उन्हें थर्मोसेटिंग कहते हैं। दूसरा कौन सा है? पहला थर्मोप्लास्टिक था, दूसरा थर्मोसेटिंग। अगर इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार में हम यूज में ले लिए तो इसको दोबारा यूज में नहीं ले सकते, ये खराब हो जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे इसका प्रयोग कहाँ पर? जो बाइकें आती हैं, बाइकों में जो रिम लगी होती है जो चक्के में, किसी बाइक में प्लास्टिक में होती है, किसी में लोहे की होती है। जो प्लास्टिक वाली होती है उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, तो ये थर्मोसेटिंग में आते हैं। इसमें मुख्यतः आता है बेकेलाइट, मेलमाइन आता है। आगे हम बात करते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। आज का हमारा प्रश्न जो रहा 10 नंबर का प्रश्न, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन। देखिए, वेग में परिवर्तन कब? प्रति इकाई में, यानी v अपान टी। तो किसके बराबर होता है? a, और a किसका फार्मूला होता है? तो त्वरण का। तो आप याद रखेंगे, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया जाए विस्थापन, समय के साथ विस्थापन, अगर यहीं पर होता विस्थापन में परिवर्तन और नीचे समय दे रखता, तो यही हो जाता क्या? यही हो जाता मित्र वेग हो जाता। क्या हो जाता? तो आप बता देते वेग। क्या होता तब? जब होता विस्थापन, प्रति इकाई समय में विस्थापन, तो ये किसके बराबर होता? तो वेग होता। तो याद रखेंगे, अगर समय में वेग में परिवर्तन पूछा त्वरण, अगर विस्थापन में पूछता तो क्या हो जाता? वेग होता। अगर वेग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वेग जो होता है मित्र एक सदिश राशि होती है, और समय के साथ साथ वेग घटता है तो ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन भी कहते हैं, और बढ़ रहा है तो धनात्मक भी होता है, वो तो अपना है। यानी वेग बढ़ता है समय के साथ तो धनात्मक होगा, और कमी आती है तो ऋणात्मक होगा, वो तो पता ही है आप सभी को। तो हम अगले की बात करते हैं। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखा, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताएंगे क्या मित्र? तो हम बता देंगे कि अगर बोरबरी पद्धति के अनुसार बात करें तो एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 हो सकते हैं। तो अब जानते हैं कौन सी कक्षाएं होती हैं? के यल यम होती हैं। के कौन सी कक्षाएं होती हैं? के आप बता देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं के होता है, यल होता है, यम होता है। तो के में कितने होते हैं? तो हम बात करेंगे 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 18। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? कितना है?
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम इसके फार्मूला होता है 2n²। इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2n² होता है। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, इससे अगले प्रश्न में पहले पहुंचे तो थोड़ा सा हम ध्यान दें। अगर हम पूछा जाए बाहरी कोष में पूछा जाए तो 8 होते हैं, अगर भीतरी में पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 18 होता है। इसको आप याद रखेंगे। बाह्यतम में पूछा था तो इसलिए यहाँ पर 8 विकल्प सही होता, लेकिन अगर पूछता भीतरी में तो भीतरी में कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या पूछा है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो हेपेटाइटिस, आंतज्वार, तपेदिक और हैजा। देखिए जो ये रोग होते हैं, कुछ रोग कवक के माध्यम से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं, कुछ जीवाणु के माध्यम से होते हैं, इन सब के कुछ वायरस से होते हैं। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी है। हालांकि इनका साइंस से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है, उसकी ट्रिक के साथ बनाया है। आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। तो मित्र हम इसी में और वो क्लासेस हम ले लेंगे नई दोबारा से। अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहें तो देख सकते हैं वहाँ से। तो क्या देख रखा, बैक्टीरिया द्वारा रोग, जिसमें ऑप्शन दे रखा है हेपेटाइटिस, आंतज्वार। पहला ऑप्शन हेपेटाइटिस, दूसरा आंतज्वार, तीसरा तपेदिक, चौथा ऑप्शन जो दे रखा है हैजा। तो हम बताएंगे मित्र, जो हेपेटाइटिस दे रखा है, क्या दे रखा है, हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है मित्र। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, हेपेटाइटिस रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग कौन कौन है, स्कारलेट रेड ज्वार, गोनेरिया, सिफिलिस, मोन्जेस्टिस, एंथ्रेक्स, टिटनेस, बोटुलिज्म, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और प्लेग न्यूमोनिया। वही वायरस से जनित रोग कौन है, चेचक, खसरा, छोटी माता, रेबीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, ये सब होते हैं। प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, काला ज्वार, ये सब प्रमुख रोग हैं। आप इनकी ट्रिक भी है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं हम नई क्लासेस लें, स्पेशली अभी अगर लें तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम उसके लिए क्लासेस ले लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा जो होता है, उसके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न जो है, मनुष्यों में जब यक्ष गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है। क्या दे रखा है, मनुष्य में यक्ष गुणसूत्र अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज कौन सा, तो हम बता देंगे मित्र, मादा को जन्म देता है। किसको, तो यहाँ पर मादा, यहाँ पर क्या होना चाहिए मित्र, मादा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे तो ये क्या होगा, मादा, यानी हमारा विकल्प जो सही होगा 1 सही होगा। आप जानते हैं क्रोमोसोम शब्द से ही ये सब होता है। तो क्रोमोसोम अगर पूछ लिया जाए मित्र, ये जो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया था। किसने मित्र, तो आप हम बता देंगे, वाल्डेयर ने किया था। वहीं अगर पूछ लिया जाए लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हम टोटल गुणसूत्र की संख्या आप जानते हैं 46 यानी 23 जोड़ी होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए लैंगिक गुणसूत्र तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं यानी 1 जोड़ी। अगर हम बात करें मेल में जो होते हैं तो यक्स वाई होते हैं, जबकि फीमेल में यक्स होते हैं। यक्स अगर मैच करेगा तो ए बनता है मादा, और वाई मैच करेगा तो मेल बन जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, कोयला, सौर, पवन और ज्वार, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन सा नहीं होता है, तो हम बात करेंगे कौन सा नहीं है। तो ये जो कोयला पहला यानी पहला विकल्प दिया गया है, कोयले के बारे में बात करें, ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में नहीं आता। तो ये आप याद रखेंगे। अगर वहीं बात करें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की विशेषता क्या है, ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पारंपरिक स्रोतों की तुलना में ये सस्ते संसाधन हैं। ये सब आप याद रखेंगे। कोई और कुछ उदाहरण जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के, जैसे सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, ज्वारीय ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है और बायोमास आता है। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। आज का हमारा अगला प्रश्न, तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ें
तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? लाइसोसोम, लवक, गोल्गी और रिक्तिकाएं। तो आप जानते होंगे मित्र, ये जो लवक होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं मित्र? तो हम बताएंगे लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में अगर हम बात करें मित्र, कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो पहला होता है आवर्डी लवक। कौन सा होता है? पहला जो होता है आवर्डी लवक। देखिए मित्र, थोड़ा सा संसाधन हमारे पास कम है तो अभी हमारे पास, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, बातों पर ध्यान देंगे। पहला जो है आवर्डी लवक है, ठीक है। पहला जो है आवर्डी लवक। दूसरा लवक आता है वर्डी लवक आता है, और तीसरा जो आता है मित्र हरित लवक। हरित लवक, ये 3 होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं लाइसोसोम के परिप्रेक्ष्य में। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोशिकाएं कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, यही लाइसोसोम खुद को आत्महत्या करके, यानी खुद को खत्म कर मरी हुई कोशिकाओं को सफाई करता है। तो इसको हम कोशिका का सफाई कर्मी भी लाइसोसोम को कह देते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये जो गोल्गी बॉडी आप देख रहे हैं, इसका निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। किसका? गोल्गी का निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। हालांकि हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन में विकल्प सही है लवक, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है? समय सीमा, आयाम, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य। अगर हम बात करें दोलन की जो घटना होती है, प्रति सेकंड दोलन की जो संख्या होती है, उसको हम मित्र कह देते हैं आवृत्ति। यानी हम विकल्प कौन सा किस साथ जाएंगे? तो विकल्प सी के साथ जाएंगे। जो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक जो होता है मित्र हर्ट्ज होता है। अब क्या आवृत्ति का मात्रक अगर हम बात करें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे मित्र हर्ट्ज होता है, जिसे हम एच जेड से निरूपित कर देते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी तय करने में जितना समय लेती है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे अगर वही पूछ लिया जाए तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो अगर हम तरंग दैर्घ्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, तो एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आज का हम अगला प्रश्न पर चर्चा करें, तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो होने वाला है इस पहली क्लास का, हालांकि हमारी 2 क्लासेस होने वाली हैं, एक अगली क्लास होगी, उसमें भी हम बात करेंगे। तो अपने मित्र भाई बहन में मित्र जरूर शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। एक तरफ से मित्र थोड़ा सा आप अगर मदद कर देते हैं, तो हम थोड़ा इसमें और अच्छी सुविधा लेकर आने वाले हैं मित्र, और इसमें सुधार करने वाले हैं। जो क्लासेस आप देखते हैं, तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर कर दें, जो अभी रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? किलोग्राम प्रति घन मीटर में कौन सी व्यक्त की जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा, आयतन दे रखा, दूसरा घनत्व दे रखा, तीसरा जड़त्व दे रखा, चौथा क्या दे रखा है? दाब। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर में किसे मापते हैं? तो हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, घनत्व को, किसको मित्र? तो घनत्व को मापा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। हालांकि कुछ मात्रक हैं भौतिक राशि, अब भौतिक राशियों की बात आई है तो कुछ भौतिक राशियां हैं, उनके कुछ मात्रक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। इसी तरह हमारे जो भौतिक राशि और इकाई जो मात्रक हैं, उनसे प्रश्न बन जाता है, तो उसके बारे में जान लें। जैसे आयतन का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? तो मीटर क्यूब होता है। अगला दाब जो होता है न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं अगर जड़त्व के बारे में बात करें तो आप जान ले मित्र, जड़त्व, अगर जड़त्व को पूछा जाता है तो ए इकाई विहीन होती है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। जड़त्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये भी आप याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हमने जैसे चर्चा की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इसको हम इस तरह भी निरूपित कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो क्लास रही आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो अपने मित्र भाई बहन को शेयर कर दें, और आप भी चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।